नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक सोनूलाल बंडवाल गर्ल्स +2 स्कूल में कार्यरत हूं। आप लोगों का आज गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। आज मैं 11वीं कक्षा का भूगोल का मुख्य अध्याय खनिज एवं सेल मिनरल्स एंड रॉक्स चैप्टर है, उसे लेकर आया हूं। खनिज एवं सेल जो है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद बच्चों आपको महसूस हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि ज्योग्राफी आर्ट्स नहीं साइंस का विषय है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें हम इस चैप्टर में देखेंगे, जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड बातें हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस खनिज और सेल चैप्टर में आज हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि खनिज के विषय में बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, खनिज की जानकारी लेंगे, उसमें देखेंगे कि उसकी भौतिक विशेषता क्या होती है, खनिज की भौतिक विशेषता क्या होती है। खनिज की देखेंगे कि हम लोग की धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा देखेंगे सेल। ठीक है, सेल चट्टान। उसके बाद जो है आग्नेय सेल में क्या हम लोग देखेंगे, कितने प्रकार की चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान, ठीक है, कायंत्री चट्टान, उसके बाद जो है अवसादी चट्टान। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि सेल का सेल चक्र। ठीक है, आखिर में जो देखेंगे हम लोग सेल चक्र, कैसे एक चट्टान समाप्त होता है, फिर से उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं खनिज से बच्चों। खनिज जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खनिज के पहले, खनिज तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, कि जो वस्तु खनन के द्वारा जमीन के अंदर से, जहां हम लोग खड़े हैं, ये तो पृथ्वी की धरातल पर हम लोग खड़े हैं, इस धरती के अंदर से जो वस्तुएं खोद के निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन खनिज को जानने से पहले हम लोग जानेंगे तत्व के विषय में। तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे हाई स्कूल में कि पीरियोडिक टेबल एक होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखते थे बहुत सारा एलिमेंट्स तत्व के विषय में बताया जाता था। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, बहुत सारा तत्व उसमें है। मतलब कहने का मतलब उस पीरियोडिक टेबल में वही तत्व रखे गए हैं जो कि पृथ्वी पर उपस्थित हैं, जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे तत्व हैं। वो तत्व आपके पृथ्वी पर है और उसी तत्व से आपका पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो तत्व मुख्य रूप से 8 तत्व ऐसे हैं बच्चों, जिससे कि हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और 98% भाग पृथ्वी का इन 8 तत्वों से हुआ है। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अभी खनिज पे नहीं आए हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 8 तत्व जो हैं कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये 8 तत्व मिलाकर पृथ्वी का 98% ऊपरी भाग निर्मित हुआ है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं क्रस्ट की, भूपर पट्टी की। ठीक है, 98% भाग भूपर पट्टी का निर्मित हुआ है, और शेष अन्य खनिज पदार्थ जो हैं, तत्व जो हैं, वो 2% उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये जो तत्व हो गया, इन्हीं तत्वों से दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर खनिज का निर्माण होता है। ठीक है, एलिमेंट्स, बात समझना। तत्व और दो से या दो से अधिक तत्वों से मिलने से क्या बन रहा है? खनिज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, खनिज जो है कई एक प्रकार के, इसी निर्माण के कारण, ठीक है, 2 या 2 तत्व मिल गए तो खनिज का निर्माण हो गया। और हर एक खनिज का अपना एक रासायनिक गुण होता है, अपनी एक भौतिक संरचना होती है। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारे खनिज का, ये बहुत सारा खनिज है, ये सब अलग अलग खनिज है। इसका एक पिक्चर हम लेके आए हैं। इसमें देख रहे हो कि कोई ब्लू कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है, कोई व्हाइट है, सफेद है, कोई क्रिस्टल का है, ग्रीन है। तो ये सब का सब जो है खनिज से मिलने के, अलग अलग तत्व से मिलने के कारण इन खनिजों का अपना एक स्ट्रक्चर आ गया, इसमें अपना एक रासायनिक गुण आ गया है। ठीक है, तो भूपरपट्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, पृथ्वी की भूपरपट्टी, क्रस्ट की बात कर रहे हैं। हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है क्रस्ट कहलाता है। तो क्रस्ट पे लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 2000। ये 2000 खनिज पाए जाते हैं। और खनिजों का निर्माण कैसे होता है?
ठीक है। खनिज हम कहें कि तत्व है, एक तत्व, दो तत्व या दो से अधिक तत्वों के मिलने से खनिज बना है, ठीक है। आप अब कहा जा रहा है कि खनिजों का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। हम लोग पढ़े थे क्रस्ट के नीचे जो है बहुत मैग्मा रूप में था, आपको मैग्मा रूप में था, ठीक है। तो उसमें जो है कैसे मैग्मा क्या करता है, सारे तत्वों को मिला देता है, ठीक है। जैसे कि आप तो शहर में या सभी जगह गाँव में भी देखते हैं कि मसाला पीसने का एक ये आता है, मशीन आता है, उसमें कोई भी सारा मसाला डाल दो और वो मसाला सारे मसाले को मिक्स कर देता है, पीस देता है और एक मसाला बन जाता है। सब्जी मसाला बनाना है तो उसके लिए अलग रेसिपी होता है, अलग मसाले का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर जो चिकन मसाला बनाना है तो उसका अलग मसालों का कॉम्बिनेशन होता है, वो जार में डालो और मिक्सी चला दो, बस वो मसाला तैयार हो गया। उसी तरह ये जो है तत्व सब कहाँ मिले हुए हैं, अंदर आपके पृथ्वी के अंदर क्रस्ट के नीचे जो पिघला हुआ भाग है वहां पे सारा मिला हुआ तत्व, और वो उसको घुमाते रहता है। तो तत्व की क्या क्वालिटी है, सभी तत्व एक दूसरे तत्व से जो है कभी भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। जो तत्व आपस में मिल जाते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं आपस में बॉन्ड बना के एक दूसरे से सहयोग कर लेते हैं, किसी तरह वो एक नया खनिज बना लेते हैं। तो वही चीज वहां पे हो रहा है क्रस्ट के नीचे में बहुत सारे तत्व आपस में मिल जा रहे हैं और एक नए खनिज का निर्माण कर दे रहा है। तो खनिज का निर्माण कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो खनिज का निर्माण मैग्मा के थ्रू हो रहा है, और वही मैग्मा जब ज्वालामुखी के कारण विस्फोट करके धरती पर आती है और ठंडा होता है, लावा के रूप में धरती पर आती है और ठंडा होता है, तो वो चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गए, ये जितने भी तत्व हो गए हम बता रहे थे, सब का सब अकार्बनिक खनिज थे, ठीक है। अकार्बनिक खनिज पर थे, और उसी में जो होते हैं कुछ कार्बनिक खनिज पदार्थ होते हैं। कार्बनिक खनिज पदार्थ में जैसे कोयला एक ठोस खनिज पदार्थ है, कोयला कार्बनिक है। पेट्रोलियम लिक्विड है, वो भी कार्बनिक है। और प्राकृतिक गैस जो है वो गैसीय अवस्था में होती है, वो भी एक खनिज पदार्थ है, कार्बनिक खनिज पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं खनिजों, ठीक है। यहां तक हम जान गए कि खनिज क्या है, कैसे उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि खनिजों की सभी खनिजों की जो होती है अपनी एक भौतिक विशेषता होती है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या होता है, पहला इसमें हम लोग देखेंगे, पहला देखते हैं कि सभी खनिज का क्रिस्टल का अपना एक शेप होता है। कोई ट्रायंगुलर शेप में होता है, त्रिकोण में रहता है, तो कोई षटकोण, किसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, अणुओं का स्ट्रक्चर षटकोण हो जाता है, कोई आयताकार हो जाता है, कोई 5 भुजाओं वाला हो जाता है, कोई अष्टकोण हो जाता है, 8 भुजाओं वाला हो जाता है। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग इसका क्रिस्टल का बनावट होता है, किसका, खनिज का, ठीक है। उसके बाद होता है कि विदलन, खनिजों की एक गुण होती है विदलन में क्या होता है कि खनिज, वैसे खनिज जो कभी भी टूटेगा तो लगेगा कि उसका एक प्लेन साइड निकल रहा है, एक चिकना साइड निकल जा रहा है, तो वो होता है जैसे कि ये टूटा तो वहां से एक उसका शेप निकल जा रहा है और चिकना जैसे लगता है वहां काटा गया है, तो उसे विदलन कहते हैं। और कुछ खनिज जो होते हैं विभंजन करते हैं, मतलब वो उसका कोई शेप ही नहीं, चिकना शेप ही नहीं रहता, वो टूट जाता है जहां तहां से। जैसे अगर जो कोयले को तोड़ते हैं तो कोयला क्या है, टूट जाता है, इधर उधर बिखर जाता है, उसका कोई चिकना शेप नहीं आता है। उसके बाद इसमें जो है खनिजों में एक अपनी चमक होती है, ठीक है। खनिजों में एक चमक होती है, जैसे कि सोने की चमक है, ठीक है। उसके बाद इसका एक रंग भी होता है, अपना अपना रंग होता है सभी खनिजों का। जैसे यहाँ पे पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, मेलाकाइट का रंग हरा और ब्लू दोनों होता है, ठीक है। मेलाकाइट का रंग हरा ब्लू होता है। उसके बाद बहुत सारे खनिजों में धारियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, उसमें सफ़ेद धारियाँ या किसी रंग की धारियाँ पाई जाती है। उसके बाद जो है खनिज जो होते हैं पारदर्शी भी होते हैं, आर पार देखे जा सकते हैं। जैसे क्रिस्टल में ये गुण पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे खनिजों में नहीं आर पार देख सकते, लेकिन वो पारदर्शी होते हैं। डायमंड भी पारदर्शी होता है। उसी तरह
क्रिस्टल की अपनी एक विशेषता बहुत सारी खनिजों की विशेषता होती है कि वो खुरदरा होता है, ठीक है, खुरदरा होता है, उसकी संरचना चिकनी नहीं होती है। और नेक्स्ट जो इसकी भौतिक विशेषता है कि बहुत सारे खनिजों का अपना अपना एक कठोरता होता है। बहुत खनिज सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, तो बहुत खनिज जो है कड़ा हो जाता है। डायमंड जो है सबसे ज़्यादा कड़ा होता है, या टाल्क जो है सबसे मुलायम होता है। इसको जो है रैंकिंग के अनुसार कौन कितना कड़ा होता है और कौन कितना कम कड़ा होता है, उसके अनुसार यहाँ दिया गया है कि टाल्क जो होता है सबसे मुलायम होता है, इसको 1 पॉइंट दिया गया। ये जो काउंटिंग नहीं है बच्चों, 1 2 3 ये नहीं लिखा गया है, ये दिखा रहा है कि टाल्क जो है इसमें कठोरता 1 होती है, तो जिप्सम में कठोरता 2 होती है, कैल्साइट में कठोरता 3 होती है, 3 होती है, ठीक है, फ्लोराइट में 4 होती है। तो उस तरह आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कठोरता हीरा में 10 दिया गया, ठीक है, 10। हमारी नाखून की जो कठोरता होती है वो 2.5 होती है, ठीक है, मनुष्यों की जो नाखून की कठोरता वो 2.5 होती है, 2.5 होती है। यानी कि हम नखून से चाहेंगे तो टाल्क को और जिप्सम दोनों को खुरद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे नखून से कम कठोर है, तो किसी भी मुलायम चीज को हम खुरद सकते हैं, ठीक है। उसी तरह चाकू की नोक जो हम लोग देखते हैं, स्टेनलेस स्टील की जो चाकू आती है उसकी नोक की कठोरता 5.5 होती है, ठीक है। यानी कि इससे हम लोग डायमंड नहीं काट सकते हैं, ना नाखून से हम लोग डायमंड को काट सकते हैं या खुरद सकते हैं। तो डायमंड हीरा जो है इसका डायमंड का जो है 10 है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हर एक वस्तु का हम लोग जानते हैं कि अपनी एक आपेक्षिक भार होती है, ठीक है ना। उसको हम लोग पानी में और हवा में तौल के एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं, तो उस वस्तु की अपनी एक आपेक्षिक भार होती है। इसी तरह खनिज पदार्थों की अपनी एक आपेक्षिक भार होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कुछ खनिज पदार्थ हम लोग दिखा रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि खनिज पदार्थ और उनकी विशेषता, ठीक है। तो सबसे पहला खनिज जो है फेल्सपर है। फेल्सपर देख रहे हो, ये इसका कलर भूरा होता है या फिर गुलाबी होता है, ठीक है, हल्का क्रीम भूरा होगा या गुलाबी होगा। ये फेल्सपर जो है पृथ्वी का आधा भाग 50% भाग फेल्सपर से ही बना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम में आता है अक्सर कि पृथ्वी का, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी दोगे तो वहां पर पूछ सकता है कि पृथ्वी की निर्माण कौन से खनिज पदार्थ सिर्फ आधे से अधिक या आधे लगभग आधी भाग हुई है, तो वो है आपको फेल्सपर। फेल्सपर याद रखेंगे कि 50% आधा 1/2 50% पृथ्वी का जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वो फेल्सपर से हुआ है, ठीक है। ये उसके बाद जो है इसकी जो है संरचना मुख्य रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ठीक है, मुख्य रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन के द्वारा फेल्सपर बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना होता है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम वगैरह से भी ये निर्मित हुआ है। दूसरा जो खनिज है क्वार्ट्ज है, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है ये रेत कहो, बालू कहो, हम लोग जो भाषा में बोलते हैं रेत बालू, उसी तरह की वो वही है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज में जो है ये पारदर्शी होता है, इसका रंग सफेद हो सकता है या फिर बिना रंग का ये हो सकता है, ठीक है, सफेद या रंगहीन हो सकता है। इसका जो है इसमें जो मुख्य रूप से सिलिका, ये जो क्वार्ट्ज जो बनता है इसमें मुख्य रूप से सिलिका तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है पायरोक्सिन है, ठीक है। नेक्स्ट जो खनिज पदार्थ है पायरोक्सिन है। पायरोक्सिन में कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका तत्व मिलकर पायरोक्सिन का निर्माण करते हैं, और यह पृथ्वी का 10% भाग ये पायरोक्सिन बनाता है। जैसे कि और दूसरी चीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये देखो पायरोक्सिन का ये चट्टान का चित्र है, ये हरा रंग का होता है। ये उल्का पिंड में बहुत पाया जाता है। उल्का पिंड जो हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के विषय में जो पढ़ रहे थे, तो वहां हम लोग देखे थे बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो है ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे, या बहुत सारे उल्का पिंड थे, तो उस पे यह चट्टान बहुत मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी चट्टान? पायरोक्सिन जो है खनिज पदार्थ, ये उल्का पिंडों में अधिक पाया जाता है।
उसके बाद जो आता है बच्चों एम्फीबोल है। एम्फीबोल का कलर हरा होता है, ठीक है। यह पृथ्वी का 7% भाग बनाता है और एम्फीबोल में मुख्य तत्व जो है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम है, ठीक है। इसका रंग हरा या काला हो सकता है। उसके बाद जो है इसका निर्माण, इसका जो काम है ये मुख्य रूप से यूज होता है एस्बेस्टस बनाने में। एस्बेस्टस जिसको कि हम लोग देखते हैं अक्सर घरों के छप्पर बनाने में यूज होता है, छत बनाने में उपयोग करते हैं हम लोग। तो उसी एस्बेस्टस के निर्माण में एम्फीबोल का बहुत ही उपयोग होता है। उसके बाद दूसरा अगला जो है माइका, ठीक है। माइका से हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। माइका को अवरक भी हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। माइका परत दर परत जमा हुआ होता है, उसे हम लोग अलग करते हैं। और माइका के विषय में ये भी जानते हैं कि विद्युत के उपकरणों में ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब तो कम हो गए क्योंकि बहुत सारे इसके जगह पर बहुत सारे तत्व आ गए हैं, तो इनका उपयोग आज भी, लेकिन आयरन वगैरह में आप देखोगे तो इसका उपयोग किसका, माइका का उपयोग बहुत तेजी से अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका जो है यह जो है माइका पृथ्वी पर 4% भागों में पाया जाता है, यानी कि 4% भाग पृथ्वी पर का जो है माइका से बना हुआ है। इसका जो निर्माण पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि तत्वों से मिलकर हुआ है, ठीक है। उसके बाद है ओलिविन। ओलिविन जो है बच्चों मुख्य रूप से गहना वगैरह बनाने में, श्रृंगार वगैरह के सामान बनाने में बहुत ही उपयोग होते हैं एल्युमिन, ठीक है। यह जो है मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि से अधिक तत्वों से मिलकर बना है और इसका जो है बेसाल्टिक साइलों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ये मुख्य जो है खनिज पदार्थ थे, खनिज तत्व थे। इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज तत्व हैं, जैसे कि क्लोराइट है, कैल्साइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, बेराइट है, ये सब जो है खनिज तत्व हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगला चैप्टर है धात्विक। अगला पॉइंट जो है धात्विक खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज यानी कि मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज जो जिसमें धातु की मात्रा हो, जो धातु जिसमें धातु हो, उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। इस धातु खनिज को हम लोग मूल्यता के आधार पर, उपयोग के आधार पर 3 भागों में विभाजित किए हुए हैं। पहला है बहुमूल्य धातु, जिसको सोना यानी स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, ये बहुत ही बहुमूल्य धातु हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद लौह धातु होती है, यह बहुमूल्य धातु हो गया। दूसरा हो गया लौह धातु। लौह धातु वैसे धातु हैं जिसमें कि स्टेनलेस स्टील बनाने के काम में आने वाली वस्तुओं को हम लोग रखे हुए हैं, लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि, ठीक है। उसके बाद अलोह धातु, ये धातु हैं लेकिन इसमें लोह अंश नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें आपको तांबा है, सीसा है, एल्युमिनियम है, जिंक है, टीन है इत्यादि, ठीक है बच्चों। ये आपको धातु आ गए। अधातु एक हो गया, नेक्स्ट हो गया, जिसमें कि मेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अधातु में जो है गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट इत्यादि जो है अधातु हैं। सीमेंट जो हम लोग मकान बनाने के काम में लाते हैं, यूज करते हैं, वो सीमेंट भी जो है आपको अधातु से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है सेल या चट्टाने, सेल, ठीक है। वह खनिज पदार्थ हम लोग देख लिए, खनिज देख लिए, खनिज में क्या क्या देखना था, पढ़ना था, वो समझ गए, ठीक है। यहाँ तक कोई भी परेशानी आती है आप हमें YouTube गया गाइडेंस प्रोग्राम में कांटेक्ट करके आप सवाल पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो है सेल, चट्टान, रॉक्स, ठीक है। चट्टान, अभी तक हमने क्या देखा, तत्व मिले तो खनिज बन गया। अब जो है खनिज मिले तो चट्टान बन गया, ठीक है। तत्व मिले तो खनिज, और खनिज मिला तो चट्टान, यानी कि चट्टान का रूप, चट्टान जो है 1, 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से बना हुआ एक संरचना है, ठीक है। उसके बाद जो है इस चट्टानों की कठोरता, नरमता के आधार पर बहुत सारे विभिन्न रंग इसमें पाए जाते हैं। तो जैसे कि ग्रेनाइट है, कठोर होते हैं, ठीक है। सेल खड़ी जो है वो नरम चट्टान होते हैं। उसके गैब्रो काला रंग का चट्टान होता है, तो क्वार्ट्जाइट सफेद रंग का चट्टान होता है। ये सब जो है इसके गुण होते हैं चट्टानों के, ठीक है। अच्छा, चट्टानों में सर्वाधिक चट्टान जो अगर जो मिलता है वो है, चट्टानों में जो सर्वाधिक खनिज पदार्थ मिलते हैं वो है फेल्सपर और क्वार्ट्ज हैं,
ठीक है। तो सबसे ज्यादा चट्टान में यही दो, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि फेल्सपर लगभग आधी पृथ्वी का निर्माण किए हुए है क्रस्ट का, और क्वार्ट्ज की भी संख्या करीब करीब 20 से 25% है। ठीक, उसी तरह तो सबसे ज्यादा सीधी सी बात है कि सैलों में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज मिलेगा, वो होगा फेल्सपर और क्वार्ट्ज होगा। ठीक है। उसके बाद एक शब्द आ रहा है बच्चों, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी जो है चट्टानों के अध्ययन, जहां पर जैसे कि भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी के विषय में और पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों के विषय में पढ़ रहे हैं, उसी तरह पेट्रोलॉजी में हम लोग चट्टानों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। नाम पेट्रोलॉजी ये मत समझना कि पेट्रोल का अध्ययन, नहीं, पेट्रोलॉजी मीन्स चट्टानों का अध्ययन करते हैं। चट्टानों का अध्ययन में क्या, उसकी संरचना कैसी है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये पेट्रोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, चट्टानों, सेल विज्ञान का या चट्टान विज्ञान का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो है चट्टान बच्चों, हम लोग इसके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टान को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए हुए हैं। ठीक है। नंबर 1 है आग्नेयी सेल या इग्नियस रॉक्स, अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स, कायंत्रित सेल, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। इसे हम लोग बारी बारी से एक एक करके तीनों को हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आग्नेयी सेल। आग्नेयी सेल नाम ही बता रहा आग है, आग यानी कि आग से उत्पत्ति हुई, तो आग्नेयी सेल। और इग्नियस का भी जो है लैटिन शब्द है, इग्नियस से, लैटिन शब्द इग्नियस से बना हुआ है, उसका अर्थ भी होता है आग। ठीक है। हमारे हिंदी में भी लिखा हुआ है आग्नेयी सेल यानी आग। इसकी उत्पत्ति आग से हो रही है। ये धरती के अंदर से जो ज्वालामुखी विस्फोट करता है और वो जो लावा बाहर धरती पर आ रहा है, उसी लावा के ठंडा होने के बाद ये आग्नेय सेल का, चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है। ये चूंकि आग्नेय लावा से निर्मित पहला चट्टान है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ये सब सवाल आपको हर एक एग्जाम में आएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, तो ये सब आप अभी से अध्ययन करोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो क्या है, आग्नेय सेल को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर में लावा के बाहर निकलने से और उसके ठंडा होने से बनता है। कौन कौन से है, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ये सब ज्वालामुखी, ब्रेसिया, टफ, ये सब आग्नेयी चट्टान के प्रकार हैं। ठीक है। आग्नेयी चट्टान में जो है कणों के स्वरूप के आधार पर, कोई जो कण होते हैं आग्नेय चट्टान में, कोई छोटा हो गया, कोई बिल्कुल बारीक होता है जिसको कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ जाता है, कोई मीडियम आकार का उसका कण होता है। उसके आधार पर फिर हम लोग आग्नेय चट्टान को 3 भागों में विभाजित करते हैं। बड़े आकार के कण मिलने वाले, छोटे आकार या चिकने जो कि बहुत ही बारीक होता है, एक मध्यम आकार का ये होता है। इसमें क्या होता है, बड़े आकार के अगर जो लावा पृथ्वी के बाहर निकल गया, ठीक है, और वो एकाएक सडनली ठंडा हो गया, तुरंत ठंडा हो गया, तो वहां पे कण जो होते हैं महीन हो जाते हैं। ठीक है। और अगर जो लावा धीरे धीरे जमीन के अंदर रह गया और धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो वहां पे इसके कण जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, और उसी में जो कुछ जो है धरती और बीच में कहो कि बन जाता है, धरती के कुछ नीचे बन जाता हो, तो उसके कण जो होते हैं मीडियम आकार के, मध्यम आकार के हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अवसादी सेल। अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसाद का मतलब होता है परत, व्यवस्थित करना। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब, सेडिमेंट का मतलब होता है व्यवस्थित करना। जैसे कि हम लोग घर में कपड़े सरिया कर रखते हैं अलमीरा में, तो क्या व्यवस्थित कर रहे हैं, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, दूसरा तीसरा, तो वो एक व्यवस्थित रख रहे हैं। उसी तरह ये सेडिमेंट्री रॉक है। क्या हुआ कि पृथ्वी का निर्माण हो गया, आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान का भी निर्माण हो गया। अब जो है प्राथमिक चट्टान के टूटने फूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आग्नेय चट्टान की टूटने फूटने की प्रक्रिया कैसे, कुछ रासायनिक, कुछ भौतिक, जैसे कि गर्म हुआ, मौसम गर्म हुआ, मौसम फिर ठंडा हो गया, तो कोई भी चट्टान चटक जाएगा, टूट जाएगा। या नदी प्रवाहित हो रही है तो नदी चट्टान को काटे जा रही है, हवा बह रही है तो हवा जो है अपने साथ धूलकण ले जा रही है, उस चट्टान को काट रही है।
तो क्या हुआ, वो काटना छाटना शुरू कर दी। उसका जो टुकड़ा हुआ, चट्टान जो टूटा, उसको एक जगह से उठाकर किसी दूसरे जगह पर, जहां पर जो कि गड्ढा स्थान है, देखो कभी भी होगा तो ऊंचा से नीचे स्थान पे ही जाके बहाव होगी, ठीक है, वो हवा हो या पानी हो, तो ऊंचे स्थान से जब नीचे स्थान पर ले जाकर उसे रखना शुरू कर दी, तो वो परत दर 1-2 दिन में नहीं, ये लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। तो परत दर परत वो जमने लगता है मलबा, ठीक है। तो वो मलबा जब जमने लगता है तो एक परतदार बन जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अवसादी सैल, या इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, ठीक है, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो ये परतदार चट्टान जो है धरातल का करीब 75% भाग बनाता है, ठीक है। धरातल का हम बात कर रहे हैं, ना कि धरातल के अंदर की बात कर रहे हैं, हम धरातल क्रस्ट की बात कर रहे हैं। 75% भाग ये अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक बनाता है, और 25% आग्नेय चट्टान और कायंत्रित चट्टान से निर्मित हुआ है, ठीक है। लेकिन पूरे भूपरपट्टी की बात करेंगे, अंदर की बात करेंगे, पृथ्वी के अंदर की बात, तो 95% भाग आग्नेय शैल से बना हुआ। पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, ऊपरी लेयर की बात कर रहे हैं, तब 75%। अगर जो पूरे अंदर तक की बात करेंगे तब वहां पर 95% तक आग्नेय चट्टान का योगदान है पृथ्वी के निर्माण में। देखो यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो कि परत दिख रहा, स्पष्ट रूप से परत दिख रहा कि एक परत ये है, उसके बाद फिर कुछ टूट आया है, फिर यहाँ पर एक परत है, फिर एक परत है, परत बना हुआ, परतदार परत। कुछ कलर भी बदल रहे हैं यहाँ पे, परत बनने के क्रम में कलर भी, रंग भी इसका बदल जा रहा है। उसी तरह इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि परत बना हुआ, इस चट्टान का जो है परत बना हुआ है, ठीक है। ये चट्टान परतदार चट्टान है, ठीक है, इस पिक्चर से भी स्पष्ट हो जा रहा है। अब क्या है, ये तो बता दिए कि टूटने फूटने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान, नदी के प्रवाह से, जल के प्रवाह से, या हवायु के प्रवाह से, या हिम नदी भी जो है, हिमनद जो भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मलबा ले जाकर जमा करती है। इस चट्टान को जो है निर्माण पद्धति के आधार पे हम लोग 3 वर्गों में विभाजित किए हुए हैं: यांत्रिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित और रासायनिक रूप से निर्मित, ठीक है। अब क्या है यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टान? यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टान जिसमें कि मुख्य रूप से किसी तरह का कोई केमिकल नहीं, बस वो एक जगह से निक्षेपित होकर दूसरे जगह पर वो जमा होने लगी, परत दर परत जमा होते गई, और धीरे धीरे वो बैठते चला गया, वहां पे वो चट्टान निर्मित हो गई। वहां पे किसी तरह का कोई रासायनिक नहीं, किसी तरह का कोई कार्बनिक एक्टिविटी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वहां पे यांत्रिक, वो एक स्थान से अवसाद उड़ के गया या जल के द्वारा गया, वहां पर जमा हो गया, ठीक है। तो वहां पे बालू इसका उदाहरण में बालुकाश्म है, जो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें जो है आपको किसी तरह का कोई कार्बनिक और रासायनिक एक्टिविटी, क्रियाकलाप नहीं हुई। दूसरा जो है कार्बनिक रूप से निर्मित, इसमें कार्बन का मतलब ही ऑर्गेनिज्म, मतलब ही हो गया कि किसी जीव जंतु के द्वारा के मरने से बना, या उसके दब जाने से बना, या पेड़ पौधों के दब जाने से बना, जैसे कोयला हो गया, जैसे चूना पत्थर हो गया। तो ये सब जो है किसी न किसी जीवाश्म का अवशेष है, जो कि कालांतर में दबते दबते वो एक चट्टान का रूप ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा जो है रासायनिक रूप से निर्मित। रासायनिक रूप से निर्मित का मतलब है कि चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स बने, चट्टान बन गए, उसमें से जो है जल, या तो जल मुख्य इसमें भूमिका निभाती है, ठीक है, जल इसमें से या तो निकल गए, ठीक है, जल के कारण जो है यहाँ पे जो चट्टान बच गई, वो सिर्फ चट्टान बच गई। तो वहां पे आपको एक रासायनिक क्रिया, जल के निकल जाने से या जल के बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव माने क्रियाकलाप हो जाने से ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक रासायनिक रूप से ये चट्टान बन गए। इसमें आपको चूना पत्थर, ठीक है, या है, इसके उदाहरण है चूना पत्थर, हेलेटाइट, पोटास, ये सब जो है ये जल के निकलने या किसी रासायनिक क्रिया से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो है कायंत्रित सेल।
ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित, काया पलट, ठीक है, काया हम लोग जानते हैं ना, काया पलट, तो कायांतरित चट्टान, काया पलट से ही कायांतरित चट्टान बने हैं। ये कायांतरित कैसे हो जाते हैं, ठीक है, ये जब एक चट्टान अपने रूप में परिवर्तन ले लेता है, ठीक है, तो उसे कायांतरित कहते हैं। जैसे कि दूध, इसका एक उदाहरण है, हम लोग लेंगे कि दूध का रूप परिवर्तन होता है तो दही बन जाता है, दूध के रूप में परिवर्तन होता है तो पनीर बन जाता है तो दूध ही का वो, लेकिन वो उसके रूप में परिवर्तन हो गया। उसी तरह चट्टान, आग्नेय चट्टान हो या सेडिमेंट्री रॉक्स हो, ठीक है, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है, उसका कारण है दाब के कारण, ठीक है, ऊष्मा के कारण, ठीक है, दाब, आयतन या तापमान, या ठीक है, ऊष्मा या तापमान, तो उसके कारण जो है उस रॉक्स में, उस चट्टान में एक परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो परिवर्तन आने पर उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। परिवर्तन आने का मुख्य कारण है उसका दाब, आयतन और तापमान। तो कायांतरित चट्टान की उत्पत्ति, निर्माण के आधार पर जो है कैसे हुई, तो ज्वालामुखी के उद्भेदन, ठीक है, ज्वालामुखी जहां पर निकल रही है, पहले तो एक पिक्चर देख लेते हैं, ये है कायांतरित चट्टान, ठीक है, इसमें कायांतरित चट्टान बहुत सारा रूप लिए हुए हैं, ये सब का सब कायांतरित चट्टान है, कभी ये आग्नेय या परतदार चट्टान हुआ होगा, ठीक है, तो वो आज रूप बदलकर ये कायांतरित चट्टान हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि कायांतरित चट्टान, इसे ऊष्मा कहां से मिली या तापमान कहां से मिला। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसके कारण, ठीक है, उसके कारण या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट करने के कारण ये जो है इसे ऊष्मा तापमान मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर का जो क्रस्ट है उसके दाब के कारण नीचे का चट्टान का रूप जो है बदल जाता है। तो आयतन जितना बड़ा होगा दाब उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, उतना नीचे जितना भी ताप रहेगा उसी अनुसार जो है उसका चट्टान का रूप भी परिवर्तित होगा। उसके बाद जो है विवर्तनिकी बलों के कारण भी होता है। विवर्तनिकी बलों, प्लेट टेक्टोनिक्स, पिछले कक्षा में हमने पढ़ाया था। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, प्लेट जो है हर समय मूवमेंट करते रहता है, तो प्लेट के कारण भी चट्टान, नीचे का चट्टान जो है दबाव उत्पन्न होता है चट्टानों पर, ठीक है, उसके कारण भी उसका रूप में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद है पृथ्वी के ऊपरी शैल के कारण, ठीक है, जो जैसे कि कहीं माउंटेन है, कहीं पर्वतमाला है, ठीक है, तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा दबाव हो जाता है पर्वतों के कारण, पठारों के कारण, तो नीचे का जो है चट्टान वो उसमें धीरे 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 रूप में परिवर्तन हो जाता है। रूप में परिवर्तन भी बच्चों 1-2 दिन, ये साल 2 साल नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ठीक है, तो उसमें रूप में परिवर्तन धीरे धीरे हो जाता है। उसके बाद जो है, ठीक है, चट्टानों के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया के आधार पर कायांतरिक शैलों में 3 प्रकार में हम लोग विभाजित करते हैं। पहला है गतिक कायांतरिक चट्टान, दूसरा है ऊष्मीय कायांतरिक चट्टान, तीसरा है बैंडिंग या बैंडेड चट्टान। क्या होता है गतिक में क्या होता है कि मुख्य रूप से फिजिकल एक्टिविटी होती है, भौतिक मतलब दबाव बहुत ज्यादा होता है। किसी पृथ्वी पर पहाड़ है, पठार है, और उसके वो जो दबाव दे रहा है पृथ्वी के नीचे वाले चट्टान को, उसके कारण नीचे का चट्टान का रूप जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ दबाव, किसमें, गतिक कायांतरिक चट्टान में जो है सिर्फ दबाव के कारण नीचे के चट्टान का रूप में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है ऊष्मीय कायांतरण। ऊष्मीय कायांतरण में क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से ज्वालामुखी या मैग्मा, ठीक है, मैग्मा का भूमिका होता है। मैग्मा क्या होता है कि ये जो है जहां पर भी मैग्मा है उसके आसपास का, यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर देख लें, मैग्मा क्या होता है कि जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो है ये क्रस्ट वाले भाग है, ठीक है, मान लिया ये क्रस्ट वाला भाग है, और ये जो है आपको मैग्मा का पार्ट है, ये हो गया मैग्मा के ये जो परत दिख रहा है यहां पर तो मैग्मा है, ठीक है, आग है। इस परत
के पास जो चट्टान होंगे इसके रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो संपर्क में जो चट्टान होंगे मैग्मा के, वो उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। किसके कारण? ताप के कारण। इसके रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। किसके कारण? ताप के कारण। ठीक है, अब क्या कहता है कि मैग्मा अगर जो ज्वालामुखी के कारण यहां से निकला, ठीक है, ज्वालामुखी के कारण यहां से मैग्मा निकलता है, तो जब मैग्मा यहां से निकल रहा है तो इसके आसपास का जो ये चट्टान है, ये वाला चट्टान और ये वाला चट्टान, इसमें भी जो है ताप के कारण परिवर्तन हो जाएगा, इसके अगल बगल वाले में। ठीक है, तो वो क्या होगा? सब के सब जो है संपर्कीय रूपांतरण में आ जाएगा। ठीक है, मैग्मा के संपर्क में आया तो इसके चट्टान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैग्मा जैसे ही धरती पर आके गिरा, ठीक है, मैग्मा यानी लावा, मैग्मा तो जमीन के अंदर हो गया, बाहर लावा जैसे ही धरती पर आकर गिरा, तो लावा के संपर्क में जो पृथ्वी के सतहीय चट्टान है उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। किसके कारण? ताप के कारण। ठीक है, अब जो है मैग्मा पृथ्वी के अंदर, मैग्मा तो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल गया, लेकिन कुछ मैग्मा क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर ही इधर उधर घुस जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ही कहीं कहीं घुस जाते हैं, क्योंकि नहीं निकलने का जिधर जगह मिल रहा, पृथ्वी के बाहर नहीं निकल के वो इधर उधर घुस गए। तो पृथ्वी के अंदर में जो घुस जाते हैं, तो उसके आसपास जहां जहां वो मैग्मा गया और जिस जिस चट्टानों में वो गया, वहां के चट्टानों को उन चट्टानों का रूप में परिवर्तन कर देता है। तो अंदर वाले रूप में चट्टानों का परिवर्तन होता है, उसे प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बैंडिंग एक आता है। तीसरा है बैंडिंग तथा बैंडेड चट्टान। इसमें क्या होता है? चट्टान जो है, इसमें परतदार चट्टान नहीं है, लेकिन बीच बीच में यहां पे कहीं पे आपको एक शेड, एक लाइन, कहीं सफेद कहीं काली धारी दिखने लगती है चट्टानों के बीच में। ठीक है, तो कोई दूसरा तत्व जो है, एलिमेंट्स उसमें घुस जाता है या खनिज घुस जाता है, जिसके कारण इस तरह की धारियां दिखने लगती है। ठीक है, उसके बाद जो है कायांतरित चट्टानों की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टान जहां भी रहेंगे, ठीक है, ताप और दाब के कारण वहां जीवाश्म पहले तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जहां ताप आग मिल गया, अग्नि मिल जाएगा, वहां तो जीवाश्म ऐसे भी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा चीज है कि मैग्मा से बहुत सारे तत्व जो है अलग होने लगते हैं, बहुत सारे तत्व अलग हो जाते हैं, कहने का मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में इधर उधर घुस जाते हैं। तीसरा जो है, कायांतरित चट्टान में छिद्र नहीं पाया जाता है। कोई भी बड़े बड़े चट्टानों में आप देखोगे तो उसमें लगेगा आपको बारीक छिद्र है, लेकिन कायांतरित चट्टानों में बिल्कुल छिद्र नहीं मिलेगा। और इसमें स्फटिक मिलता है। ठीक है, स्फटिक क्रिस्टल का ही रूप है। ठीक है, इसमें स्फटिक मिलता है। उसके बाद आ जाइए शैल चक्र। शैल चक्र, रॉक साइकिल। शैल चक्र में क्या होता है बच्चों कि एक चट्टान का जीवन काल होता है, एक चट्टान कभी भी समाप्त हो सकता है। चट्टान, प्राथमिक चट्टान कब हुई? जब वो आग्नेय मैग्मा से निर्मित हुआ, लावा से निर्मित हुआ, वो प्राथमिक चट्टान कहलाई। यानी कि प्राथमिक चट्टान मैग्मा से बना और वो समाप्त कहाँ हो जाएगा? मैग्मा में जब वो परिवर्तित हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज को समझ लो अच्छे से। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कैसे ये चेंज होगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आग्नेय शैल, जो कि मैग्मा से बना हुआ है। मैग्मा चट्टान है। ठीक है, मैग्मा है, इससे क्या बन गया? आग्नेय शैल बन गया। ठीक है, आग्नेय शैल बना, मैग्मा से क्या बन गया? आग्नेय शैल। मैग्मा जैसे ही धरती पर आया, आग्नेय शैल बन गया। अब क्या है, धरती पर नहीं आकर ये आग्नेय शैल अगर जो धरती के नीचे ही जो है ठोस अवस्था में बन जाती है, जहां पर कि आपको मैग्मा है। ठीक है, ये पृथ्वी है, हमने क्या बताया था, ये पृथ्वी है, इसके आंतरिक भाग में ये क्रस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैग्मा पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ मैग्मा पाया जा रहा है, यहाँ पे ये क्रस्ट वाला भाग हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी मैग्मा जो है ऊपर नहीं आके यहीं पे अगर जम जाता है, ठीक है, यहीं पे जम जाता है क्रस्ट के निचले परत पे ही,
तो वो भरसक हो सकता है कि मैग्मा यहाँ आके आग्नेय सेल बन गया, ठीक है। उसके बाद किसी कारण से दबाव के, पृथ्वी के ऊपरी दबाव के कारण से हो सकता है वो नीचे चला जाए और तुरंत वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाए। तो एक हो गया मैग्मा, मैग्मा से आग्नेय सेल बना और तुरंत वो मैग्मा बन गया, एक प्रोसेस ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें मैग्मा बना, ठीक है, मैग्मा बना, मैग्मा से हमारा बन गया आग्नेय सेल बन गया, और आग्नेय सेल जो है इसमें निक्षेपण की क्रिया शुरू हो गई, अपर्दन की क्रिया शुरू हो गई, ठीक है। और अपर्दन की क्रिया शुरू होने के कारण इसमें जो है, अच्छा एक चीज, एक शब्द आ रहा है सीलीभवन, ठीक है, हम बताते हैं सीलीभवन के। इसे निक्षेपण की क्रिया जब शुरू हो गई तो यहां पे क्या बन जाएगा, अवसादी चट्टान, अवसादी सेल, ठीक है। निक्षेपण परत दर परत जमते गया तो यहां अवसादी सेल बन गया, ठीक है। तो आग्नेय सेल से निक्षेपण क्रिया के द्वारा जब अवसादी सेल बनता है तो उस अवसादी सेल की बनने की क्रिया को सीलीभवन कहते हैं, ठीक है, सीलीभवन कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पे अवसादी सेल बन गई। अवसादी सेल से बहुत उम्मीद है कि अवसादी सेल परतदार चट्टानों का फिर से निक्षेपण शुरू हो जाए। तो परतदार चट्टानों का निक्षेपण शुरू हो जाएगा, निक्षेपण शुरू हो जाएगा तो वो फिर से वो बन जाएगा, अवसादी सेल ही बनते रहेगा। अवसादी सेल चट्टान बना, उसके बाद फिर से उसका निक्षेपण शुरू हुआ, फिर से वो भरसक है कि यहीं पे घूमता रह जाए, अवसादी चट्टान ही बनता रह जाए। इसी का निक्षेपण हुआ, फिर से वो अवसादी चट्टान बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है अवसादी चट्टान के बाद यहां से अवसादी चट्टान जमीन के अंदर जब दब गया तो ये कायंत्रित चट्टान में आ गया, कायंत्रित चट्टान बन गया, ठीक है, कायंत्रित चट्टान बन गया। कायंत्रित चट्टान यहां से अवसादी चट्टान, फिर कायंत्रित चट्टान बन गया। कायंत्रित चट्टान जमीन के दबाव, अधिक दबाव के कारण उम्मीद है कि ये मैग्मा में, ये पिघल कर मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है, बदल सकती है, ठीक है। जमीन के अंदर कांतित चट्टान क्या नीचे दबते जाता है, उसके बाद वो नीचे चला गया, मैग्मा के कांटेक्ट में आया, उसके संपर्क में आया, वो आग्नेय चट्टान में परिवर्तित, आग्नेय चट्टान में सॉरी मैग्मा में वो परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के में हम लोग देखे थे कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर घुस जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे बहुत सारे कांतित चट्टान या अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान, कोई भी चट्टान उसमें घुस जाता है तो वो उसमें मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ये चक्र चलते रहती है, ये चक्र जो है चलते रहती है। और मैग्मा जो है, एक मैग्मा जो है आग्नेय चट्टान से हो सकता है फिर से मैग्मा बन जाए, या फिर आग्नेय चट्टान जो है अपक्षय के कारण जो है अवसादी चट्टान बना ले। अवसादी चट्टान हो सकता है कि अपने में घूमते रहे, अवसादी चट्टान का फिर से निक्षेपण हो, फिर से वो अवसादी बन जाए, या हो सकता है वो कांतित चट्टान बन जाए, अवसादी चट्टान एक कांतित चट्टान बन सकता है। यहाँ पर एक चीज और है कि आग्नेय चट्टान भी कांतित चट्टान बन सकता है। आग्नेय चट्टान में इतना ज्यादा दबाव होगा कि वो कांतित चट्टान बन सकता है और कांतित चट्टान मैग्मा बन सकता है। ये जरूरी नहीं है, अवसादी चट्टान भी डायरेक्ट मैग्मा बन सकता है। हमने बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स प्रक्रिया और चट्टान के नीचे दबने के कारण ये रूप परिवर्तित हो जाती है, मतलब एक चट्टान का जो है रूप समाप्त हो जाता है, वो फिर से मैग्मा, जब मैग्मा बन गया तो चट्टान समाप्त, फिर से वो आग्नेय चट्टान बनेगा। तो ये आज का बच्चों है क्लास, ये इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि खनिज और चट्टान क्या है, इसके विषय में हम लोग विशेष रूप से जानकारी लिए। अगर जो कोई भी समस्या आता है, इस पर कोई भी सवाल है आपके मन में, तो आप लोग प्लीज़ YouTube पे गया गाइडेंस प्रोग्राम में आके पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और उसके बाद जो है
अगला क्लास हम देखते हैं कब आते हैं लेके इसका नेक्स्ट चैप्टर का। इसमें हमने कुछ गृह कार्य दे दिया है, इसको आप देख लेना, ठीक है। लघु उत्तरीय है, दीर्घ और ऑब्जेक्टिव है। और कोई भी सवाल हो और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा नोट्स हम डाल देंगे, उसे भी आप देख लेना, ठीक है। जय हिंद।